अगर आप मानते हैं कि हमास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी में फर्क है, तो आगे जो देखेंगे वो आपकी राय बदल सकता है। पिछले हफ्ते के घातक आतंकी हमले के कुछ दिन बाद ही एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधिकारी ने हत्यारे की सार्वजनिक रूप से तारीफ की। और ये तो बस शुरुआत है। नई फुटेज से पता चलता है कि फतह हमास 7 अक्टूबर और इजराइल के विनाश पर क्या सोचता है। जेएनएस टीवी के जुडियाकेशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये शार्क काउंसिल का ये वीडियो दिखाता है कि रामल्ला की गवर्नर लैला घानम अल-कुद्स यूनिवर्सिटी में स्नातकों को संबोधित कर रही हैं, जहां वो पिछले हफ्ते के हमले के आतंकी की सराहना करती हैं। शहीदों को सलाम, फल कबला के सभी शहीदों को सलाम और शेख फारूक की मां को सलाम, जिन्होंने इस हीरो को जन्म दिया। हम आतंकवादी नहीं हैं। शेख किसी को मार दे नहीं गया था, उसने अपनी जमीन, इज्जत और घर की रक्षा की। हमसे उम्मीद है कि हम इस घर में रहें। जो हमें आतंकवादी कहता है वही असली आतंकवादी है। फिलिस्तीनी मीडिया वॉच ने एक वरिष्ठ फतह अधिकारी का बयान सामने लाया, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि हमास के साथ असहमति आतंकवाद या 7 अक्टूबर को लेकर नहीं है। ये सवाल है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन करे। आइए इस क्लिप को चलाते हैं। मतलब तर्क कहता है कि हमास आंदोलन को बदलना चाहिए, न कि उसकी नीति, विचारधारा या सोच। हम पूरे प्यार और खुले दिल से हमास से कहते हैं कि एकमात्र रास्ता और एकमात्र विकल्प फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन है। फतह का संदेश इसलिए बिल्कुल साफ है। हमास का इजराइल को नष्ट करने का लक्ष्य स्वीकार्य है, लेकिन ये हमास के प्रभारी होने का विरोध करता है। तो ये सब उन लोगों के लिए एक झटका है जो मानते हैं कि किसी तरह हमास एक आतंकवादी संगठन है और पीए एक उदारवादी समूह है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमास और फतह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमास ने 7 अक्टूबर का समर्थन किया और फतह सूट पहनकर चरणबद्ध तरीके से इजराइल को नष्ट करने की कोशिश का पक्षधर है। फतह को हमास पसंद नहीं, क्योंकि वे अलग राजनीतिक पार्टी हैं। स्पष्ट कर दूं, जब मैं राजनीतिक पार्टी कहता हूं, मैं इतना बोला नहीं हूं कि ये कहूं कि ये सिर्फ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच का विवाद है। ये दो पार्टियां हैं जिनका पूरा अस्तित्व इजराइल को नष्ट करने की इच्छा पर आधारित है। एकमात्र फर्क रणनीति है। बाकी मुद्दों पर वे असहमत हैं, पर इजराइल को मिटाने पर एकमत हैं। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यही मुख्य प्राथमिकता है। एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर करने के लिए फिलिस्तीनी मीडिया वॉच और येशुआ काउंसिल का धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इजराइल कार्रवाई कर रहा है। घातक आतंकी हमलों की लहर में 2 इजरायली मारे गए, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने इस सप्ताह सुरक्षा बढ़ाने और हमलों के पीछे के आतंकवादी ढांचे पर सीधे प्रतिक्रिया देने के लिए तत्काल कदमों की एक श्रृंखला की घोषणा की। इन उपायों में आतंकवादियों और उनके समर्थन नेटवर्क के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, यहूदा सामरिया में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना और भविष्य के हमलों को रोकने के कदम शामिल है। घोषित उपायों में पिछले सप्ताह टेल गांव के पास हुए घातक हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी के घर को ध्वस्त किया जाएगा। इजरायली बल उन गांवों में भी कड़ी कार्रवाई करेंगे जिन्हें आतंकवादी केंद्र के रूप में पहचाना गया है, जिसमें हथियार जब्त करना भी शामिल है। काम के परमिट रद्द करना और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करना। आईडीएफ पूरे यहूदा और सामरिया क्षेत्र में सुरक्षा अभियान के तहत अपनी इकाइयों को मजबूत करेगा। अधिकारियों द्वारा इजरायली और पीए यातायात मार्गों का अलगाव बढ़ेगा और प्रमुख क्षेत्रों में चेक पॉइंट्स मजबूत किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा बढ़े और हमले रोके जा सकें। सरकार ने कृषि चौकियों को वैध करने और नई चौकियां स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने की घोषणा की, जो क्षेत्र में इजराइल की उपस्थिति और सुरक्षा मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ये कदम स्पष्ट संदेश देने के लिए उठाया गया है। आतंकवाद का कड़ा जवाब दिया जाएगा और इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। मेरी राय में ये कदम स्वागत योग्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये सब पिछले हफ्ते के हमलों से पहले क्यों नहीं किया गया? ये नीति हमेशा लागू होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप जितना कर सकते हैं उसकी भी एक सीमा होती है। ये समझना भी जरूरी है कि आईडीएफ 90% से अधिक आतंकवादी हमलों को नाकाम कर देती है। चुने हुए अधिकारियों को जानना चाहिए कि हमें हमेशा बेहद सतर्क रहना पड़ता है। ये हमारी हकीकत है।
यहूदी होने के नाते हम ऐसे लोगों के पड़ोस में रहते हैं जिनमें से 80% तक ने 7 अक्टूबर को हुई घटना का समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने फिर से वही किया है। विश्व धरोहर स्थलों को नामित करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक और स्थान को, जो प्राचीन यहूदी इतिहास में गहराई से जुड़ा है, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत मान्यता देने के लिए मतदान किया है। पुरातत्व और इतिहास का राजनीतिकरण करने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को जारी रखते हुए यूनेस्को, जो संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, दुनिया में सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थलों की पहचान और सुरक्षा का जिम्मा उठाता है। इसके फैसलों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, जो तय करते हैं कि इन स्थानों को शिक्षा, पर्यटन, कूटनीति और वैश्विक जनमत में कैसे दिखाया जाए। इस हफ्ते यूनेस्को ने सेबास्तिया को विश्व धरोहर सूची और खतरे में पड़ी विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया। यह कोई साधारण पुरातात्विक स्थल नहीं है। सेबास्तिया को प्राचीन शहर सामरिया माना जाता है, जो लगभग 3000 साल पहले बाइबल के इज़राइल राज्य की राजधानी थी। ये राजा ओमरी और अहाब के अधीन इज़राइली राजशाही की राजधानी थी और प्राचीन यहूदी सभ्यता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक बनी हुई है। यूनेस्को ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नामांकन पर इस स्थल को मान्यता दी और इज़राइल ने इस निर्णय की राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर निंदा की, यह तर्क देते हुए कि यह फैसला यहूदी इतिहास में इस स्थल की केंद्रीय भूमिका को सही ढंग से मान्यता नहीं देता। यह सब यूं ही नहीं हो रहा है। वर्षों से यूनेस्को ने कई फैसले लिए हैं जिन पर इज़राइल का कहना है कि वे यहूदियों के पवित्र स्थलों से उनके संबंध को कम करते हैं, जिसमें यरूशलेम टेम्पल, माउंट और हेब्रोन की पितृपुरुषों की गुफा है। अब सेबास्तिया विवाद का केंद्र है। सभी मानते हैं कि रोमनों, बिजेंटाइनों, क्रूसेडरों व अन्य ने भी यहां अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन सेबास्तिया ने सबसे पहले इतिहास में बाइबल के इज़राइल राज्य की राजधानी के रूप में प्रवेश किया था। यही वजह थी कि यह यहूदी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बन गया। यूनेस्को के फैसले मायने रखते हैं क्योंकि वे इस तरह की जगहों के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। जब यहूदी इतिहास को उतना महत्व नहीं मिलता जितना इज़राइल मानता है कि उसे मिलना चाहिए, तो कई इज़राइली इसे यहूदी लोगों के इज़राइल की भूमि से ऐतिहासिक संबंध की मान्यता को कमजोर करने के व्यापक प्रयास के रूप में देखते हैं। सेबास्तिया को लेकर लड़ाई सिर्फ पुरातत्व नहीं, बल्कि इस पर भी है कि यहूदी मातृभूमि की कहानी बताने का अधिकार किसे है। अन्य खबरों में वर्तमान और पूर्व इजरायली सैन्य अधिकारियों के दसियों हजार सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक समूह, जिसे वह यहूदा और सामरिया के बारे में झूठा अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव कहता है, उसका विरोध कर रहा है। ये अपना संदेश सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा रहा है। इजराइल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम, जिसे बीटैचोनिस्टिम भी कहते हैं, व्हाइट हाउस को पत्र भेजा गया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह किया गया है कि वे बसने वालों की हिंसा को यहूदा और सामरिया में व्यापक घटना मानने के दावे को खारिज करें। ये संगठन दावा करता है कि वो आईडीएफ के दसियों हजार अधिकारियों, कमांडरों, सैनिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों का प्रतिनिधि है। इस कथा को राजनीतिक एजेंडा वाले संगठनों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इस पत्र में यह संगठन कमांडर्स फॉर इजराइल सिक्योरिटी नामक समूह को निशाना बनाता है, जो पूर्व इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का है, और उन पर आरोप है कि वे विफल मानी जाने वाली रियायतें देने और पीछे हटने की नीति का प्रचार कर रहे हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उस संगठन के कई सदस्य इजराइल के 2005 के गाजा से पीछे हटने और ईरान परमाणु समझौते का समर्थन करते थे। इजराइल्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम का कहना है कि ये नीतियां अंततः इजराइल को कम सुरक्षित बनाती हैं। संगठन स्पष्ट करता है कि वह हर तरह की हिंसा की निंदा करता है और कहता है कि जो भी कानून तोड़े, वह कोई भी हो, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन संगठन का तर्क है कि बहुत सी रिपोर्टें जिन्हें बसने वालों की हिंसा के रूप में पेश किया जाता है, वे बढ़ा चढ़ाकर या भ्रामक तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। पत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों में गैर हिंसक घटनाएं भी शामिल हैं, जैसे सुरक्षा जांच और यहूदियों की टेम्पल माउंट यात्राएं। यहां तक कि ट्रैकिंग को भी हिंसा माना जाता है। पत्र के अनुसार तनावग्रस्त क्षेत्रों में आधी से ज्यादा शिकायतें झूठी साबित होती हैं, जैसा इजरायली पुलिस के आंकड़े दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, यह संगठन फरवरी 2026 की उस घटना का हवाला देता है जिसमें भेड़ के बारे में आग लगाने का आरोप पहले यहूदी निवासियों पर लगा था। पत्र के अनुसार
पुलिस जांच में बाद में यह निष्कर्ष निकला कि आग वास्तव में फिलिस्तीनी मालिक द्वारा लगाए गए अवैध बिजली कनेक्शन के कारण लगी थी। आईडीएसएफ का कहना है कि ऐसी घटनाएं तथ्य सामने आने से पहले ही इजराइल की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और असली खतरे से ध्यान भटकाती हैं। अरब आतंकवाद और ईरान द्वारा यहूदा व सामरिया में प्रभाव बढ़ाने के प्रयास। पत्र का अंत राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी अपील पर होता है, उनसे आग्रह करते हुए कि वे इजराइल का समर्थन जारी रखें और क्षेत्र भर में यहूदी समुदायों की वैधता को कमजोर करने वाली झूठी कहानियों को अस्वीकार करें। अब हमने इस बारे में पहले भी कई बार बात की है। मंदिर पर्वत पर यहूदियों की यात्राओं या यहूदा में यहूदियों की पैदल यात्रा को सेटलर हिंसा के रूप में लेबल किया जाता है। उसी समय आपके पास फर्जी खबरें हैं जिन्हें इजरायली मीडिया भी फैलाता है, जैसे कि यहूदियों ने वो आग लगाई जिससे भेड़ों की मौत हुई, जबकि असल में वो बिजली से लगी आग थी। केवल गूगल पर देखें, सेटलर हिंसा की खबरें भी लगभग उतनी ही मिलेंगी जितनी कि पूरे ईरान के साथ युद्ध पर हैं। ये बस एक जुनून है जहां इन इलाकों में यहूदियों को जांचा जाता है। ये सब फिलिस्तीनी प्राधिकरण राज्य बनाने का दबाव डालने की कोशिश है। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका एक नकारात्मक पीआर अभियान चलाया जाता है कि हमें वे इलाके इजराइल से छीनने चाहिए क्योंकि वहां के यहूदी हिंसक हैं और वहां रहने के हकदार नहीं हैं। इसी कारण झूठी मीडिया कहानियां और यहूदियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हमें यहाँ की पूरी तस्वीर समझनी चाहिए। इस क्षेत्र से यहूदी आबादी का जातीय सफाया कर फिलिस्तीनी प्राधिकरण राज्य बनाने की कोशिश है और निश्चित रूप से वह राज्य इजराइल के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा होगा। कल्पना कीजिए अगर 7 अक्टूबर जैसा खतरा देश के केंद्र में इजराइल की 75% आबादी पर मंडरा रहा। अगर फिलिस्तीनी प्राधिकरण राज्य स्थापित किया जाता है तो वही हकीकत बन जाएगी। मुझे भरोसा है कि इजरायली लोग समझते हैं, लेकिन अगर आप अब भी इसका समर्थन करते हैं तो मत कहिएगा कि आपको चेतावनी नहीं मिली थी। आगे बढ़ते हैं। यहूदा में संभावित आतंकी हमला समय रहते रोक दिया गया। 16 साल के अरब किशोर पर आईडीएफ सैन्य अदालत ने आरोप लगाए हैं क्योंकि जांचकर्ताओं के अनुसार उसने इजरायली सैनिक पर चाकू से हमला करने की योजना बनाई थी। नहालीन बेथलहम के पास स्थित फिलिस्तीनी गांव के इस किशोर को इस महीने की शुरुआत में तब गिरफ्तार किया गया जब उस पर गूश एत्जियोन की नेवे डैनियल यहूदी समुदाय में घुसने की कोशिश करने का आरोप लगा। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक उस किशोर को तब हिरासत में लिया गया जब उसने सुरक्षाकर्मियों और आईडीएफ सैनिकों में संदेह पैदा किया। पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं के मुताबिक उसने कबूला कि वो चाकू से हमला करने की नीयत से आया था। अधिकारियों ने बताया कि किशोर चाहता था हमला उसकी मौत के साथ खत्म हो और उसे शहीद माना जाए। पुलिस का कहना है कि इसके बाद संदिग्ध ने जांचकर्ताओं को उस रास्ते पर ले जाकर दिखाया जिससे वो आया था और उन्हें वो जगह दिखाई जहां उसने हथियार छुपाया था। बाद में वहां से एक चाकू मिला। इजरायली पुलिस के मुताबिक आईडीएफ के सैन्य अभियोजन कार्यालय ने किशोर पर योजनाबद्ध हमले से जुड़े अपराधों में आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मामला क्षेत्र में इजरायली समुदायों की सुरक्षा चुनौतियों को दिखाता है, जहां सुरक्षा बल अक्सर हमलों को रोकने का प्रयास करते हैं। सिर्फ 16 साल का संदिग्ध होने के बावजूद इजरायली अधिकारियों ने कहा कि यह दिखाता है कि युवा अरब कभी-कभी आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इसमें इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिशें शामिल थीं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते खतरा पहचान लिया और कोई घायल नहीं हुआ। यहूदा और सामरिया के इजरायली समुदायों के लिए ये मामला रोजमर्रा की सुरक्षा की हकीकत दिखाता है। एक नाकाम हमले और सफल हमले के बीच का फर्क अक्सर सतर्कता, खुफिया जानकारी और सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई पर निर्भर करता है। संयुक्त राष्ट्र ने संभवतः इसे बसने वालों की हिंसा का मामला बताया होगा, जैसा आप सोच सकते हैं। बिल्कुल सही। किसी को हमले को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार करना जाहिर तौर पर यहूदी हिंसा के बराबर माना जाता है, क्योंकि वह 16 साल का है और आतंकवादी बनना चाहता है। मुझे लगता है आप जल्द सुनेंगे कि इजराइल अरब बच्चों को निशाना बनाता है क्योंकि वह 18 से कम उम्र का है। उसे अपने आप ही उन बच्चों की श्रेणी में डाल दिया जाता है जिनके पीछे आईडीएफ जाती है, और यही है प्रोपोगेंडा का खेल। तो अगली बार जब आप पढ़ें कि इजराइल ने किसी बच्चे को उसके माता-पिता से अलग किया,
तो जान लें उसकी असल उम्र क्या थी और वह असल में क्या करने की कोशिश कर रहा था। अब आइए इस हफ्ते की अच्छी खबर पर बात करते हैं। इजराइल की सुप्रीम प्लानिंग काउंसिल समुदाय आइलेह में 763 नए आवासीय इकाइयों की योजना को आगे बढ़ाने जा रही है। यह दक्षिणी सामरिया जिले के बिन्यामिन क्षेत्र में स्थित है। वित्त मंत्री बेत्सालेल स्मोत्रिच, जो रक्षा मंत्रालय में यहूदा और सामरिया में नागरिक मामलों की भी देखरेख करते हैं, बताया कि इस विस्तार से समुदाय का आकार करीब 3 गुना बढ़ेगा। स्मोत्रिच ने बताया कि योजना में कई मोहल्ले उन स्थानीय निवासियों की याद में बसाए गए जो इजराइल की रक्षा में शहीद हुए, जैसे रोय रोइक्लेन, एलियाहू पेरेत्स और अमीशर अमी शबान डाविद। स्मोत्रिच ने उन्हें अपना प्रिय चचेरा भाई बताया। योजना परिषद से उम्मीद है कि वो यरूशलेम के उत्तर पश्चिम हार अदार समुदाय में 90 अतिरिक्त आवास इकाइयों की योजना को भी आगे बढ़ाएगी। स्मोत्रिच ने इसे उन निवासियों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया जो सालों से नए निर्माण का इंतजार कर रहे थे। मंत्री ने इस घोषणा से विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि अगर आइजनकोट यायर गोलान सरकार आई तो वो उसे नष्ट और विघटित कर देगी। उनकी सरकार यहूदा और सामरिया में निर्माण कार्य जारी रखेगी। हालिया मंजूरियां हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में यहूदी समुदायों के सबसे बड़े विस्तार का हिस्सा हैं। पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार ने क्षेत्र भर में दसियों हजार आवास इकाइयों को मंजूरी दी है और दर्जनों नए समुदायों को अधिकृत किया है। पिछले महीने इजरायली कैबिनेट ने 1.3 अरब शेकेल या लगभग $426 मिलियन के विकास योजना को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य दर्जनों अतिरिक्त समुदायों की स्थापना और उन्हें मजबूत करना है। ये फंडिंग हर स्थल पर तेज शुरुआती निर्माण के लिए मिलेगी, जिसमें अधिकतम 15 पूर्व निर्मित घर और 2 सार्वजनिक भवन होंगे। इस साल मंजूर कैबिनेट फैसले के तहत सामरिया, बिन्यामिन, जॉर्डन घाटी, गूश, एत्सियोन और डेड सी क्षेत्रों के समुदायों का विस्तार होगा। इसी समय उत्तरी सामरिया में वापसी भी गति पकड़ रही है। एमेक डोटान के नए समुदाय में आवासीय संरचनाएं स्थापित होने पर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ। यह समुदाय बाइबल की डोटान घाटी के केंद्र में है और उत्तरी सामरिया में वापसी योजना का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व सामरिया क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख योसी डगन अमाना आंदोलन के साथ मिलकर रहे हैं। इस योजना के तहत 2005 में उत्तरी सामरिया से खाली कराई गई 4 बस्तियों के स्थान पर 19 नई बस्तियां स्थापित करने का आह्वान किया गया है। इन बस्तियों की स्थापना रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज और वित्त मंत्री स्मोट्रिच के नेतृत्व में कैबिनेट के फैसले अनुसार हो रही है। भावुक डगन ने कहा, जहां 4 बस्तियां उखाड़ी गई थीं, वहां हम 19 बस्तियां बना रहे हैं। अलगाव योजना के बजाय हम पूरे इजराइल राज्य के साथ मिलकर जोड़ने की योजना को लागू कर रहे हैं। हमारे बाइबलिक हृदय स्थल में यहूदी घरों के निर्माण को आगे बढ़ाना एक सकारात्मक विकास है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, यह नीति शांत समय में भी होनी चाहिए और आतंक की इन लहरों के दौरान भी। निर्माण करने का कभी गलत समय नहीं होता, चाहे चरमपंथी वामपंथी कुछ भी कहें। और साथ ही मैं यह तर्क देता हूं कि यह क्षेत्र का युद्ध नहीं है, यह विचारधारा का युद्ध है। तो मेरे लिए निर्माण की धमकी देना कोई निवारक असर नहीं होगा, क्योंकि वे जमीन में रुचि नहीं रखते, बल्कि उनकी रुचि कट्टर जिहादी मूल्यों में है। अगर वे इस जमीन से प्यार करते तो हर हफ्ते आगजनी नहीं होती। सबसे अहम, हमें इजराइल की पूरी जमीन में निर्माण करना चाहिए। बस इसी के साथ इस हफ्ते का जुडियाकेशन यहीं समाप्त होता है। हमारे निर्माता बार्बरा कैमेनोव, इंजीनियर एरॉन वैंगलैंटर, जैक सिकमैन, रायन लिफ्शिट्स और स्टेशन मैनेजर यूरी स्वेरेत्स्की, जो इस हफ्ते कंट्रोल बोर्ड संभाल रहे हैं। वीडियो एडिटर ओल्गा सनाटोव और हमारी नई इंटर्न छाया। हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ जुडियाकेशन पर सुनिश्चित करें कि आप JNS टीवी पर जाएं, जहां शानदार कंटेंट उपलब्ध है। सब्सक्राइब करें, हमें सुपर थैंक्स दें। JNS.org पर जाएं, जहां इजराइल, मध्य पूर्व और यहूदी जगत की ताजा खबरें मिलेंगी। अगले हफ्ते जुडियाकेशन पर सिर्फ JNS टीवी पर मिलेंगे।